अरे उसे कोई रोको, वो मुझे छोड़कर जा रही है। कमला प्लीज रुक जाओ कमला, मत जाओ मुझे छोड़कर। कमला तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम वापस आ जाओ। बाजार के सभी लोग पागल को देखकर डर जाते हैं। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उसको नाम ले लेकर पुकार रही होती है। रुको बेटा रमेश, रुक जाओ, अब इस बुढ़े बुढ़िया में दौड़ने की ताकत नहीं बची है। अचानक वो पागल व्यक्ति रोने लगता है और फिर बाद में हंसने लगता है और जमीन पर लौटने लगता है। सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हुआ भाई, देखो जरा इसे। अरे तुम नहीं जानते, ये चंपक चाचा के बेटे हैं। इसे लॉटरी दुल्हन ने पागल बना दिया। रमेश पिछले कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक था। ये कहानी है 2 महीने पहले की, जब कमला अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कमला एक बेहद शातिर और चालाक लड़की थी। उसमें सिर्फ एक खास बात थी कि वे बहुत सुंदर लड़की थी। वह शहर शहर जाती और वहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियों के नौकरी के बहाने वहाँ के मालिक या मैनेजर को अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर भोले भाले लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। उनसे शादी रचाकर दूसरे ही दिन उनके सारे जेवर और पैसे लेकर 9-11 हो जाती थी। और उसकी खास बात ये थी कि वह शहर में ज्यादा देर नहीं रुकती थी। इस बार कमला रमेश के ऑफिस में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत थी। एक दिन कमला ऑफिस देर से पहुंचती है। क्या तुम्हें ऑफिस के टाइम का पता नहीं है? पहले ही दिन लेट हो तुम। कल से टाइम पर आ जाना, वरना तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। कमला को रमेश की बातें तीर जैसी चुभ जाती हैं। वे मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। इसकी ये मजाल कि ये कमला को धमकी दे। कमला सबकी ऐसी तैसी कर देती है। इसे तो मैं बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी। कमला मन ही मन रमेश को लूटने का प्लान बनाने लगती है और प्लान के मुताबिक वह रमेश के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन अचानक रात में रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं आपकी न्यू असिस्टेंट बोल रही हूँ। सर, मेरे घर शायद कोई चोर घुस गया है। क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। रमेश बहुत शांत स्वभाव का होता है, मगर अपने काम और स्टाफ की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। देर रात कमला के इस तरह फोन करने की वजह से रमेश को उसकी फिक्र हो जाती है और वो फौरन अपनी गाड़ी से कमला के घर पहुंचता है। कमला, दरवाजा खोलो, मैं रमेश। कमला दरवाजा देरी से खोलती है और रमेश से लिपट जाती है। रमेश भी कमला को हक कर लेता है। सर, मुझे बचा लीजिए। रमेश को भी अच्छा लगता है कि पहली बार उसे इतनी सुंदर लड़की ने हक किया है। वे मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। सर, वहाँ खिड़की के पास कोई था। वो मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रमेश खिड़की के पास जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ कोई नहीं है कमला, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ। प्लीज आज रात आप यहीं रुक जाइए। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इस शहर में मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं इस वक्त बुला सकूं। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। उस रात रमेश कमला के पास ही रुकता है। कमला रमेश के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है और दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। और सुबह होते ही रमेश और कमला साथ में ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं। सर, आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। और कमला, मुझे सर नहीं रमेश बुलाओ। अब से हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? फंस गया पोपट जाल में। इन लड़कों को फंसाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कमला मन ही मन खुशियों के पुल बांधने लगती है और रमेश के साथ ऑफिस जाती है। अब कमला रोज ऑफिस के बाहर रमेश से मिलती है। रमेश को भी कमला के साथ रहना अच्छा लगता था। कमला इतनी शातिर थी कि वे हर रोज किसी को अपनी फर्जी बहन या भाई बनाकर ले आती और रमेश का पैसा खर्च करवाती थी। एक दिन कमला पार्क में बैठी होती है। जैसे ही वो देखती है कि रमेश आ रहा है, वह जोर जोर से रोने लगती है। अरे कमला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं रमेश,
मेरे चाचा को दिल की बीमारी है, उनका ऑपरेशन कराना है। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा है और मैं एक लड़की हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रमेश कमला के जाल में पूरी तरह फंस गया होता है। अरे यार कमला, तुम भी ना गजब करती हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हारे चाचा भी तो मेरे चाचा जैसे हैं ना। रमेश कमला के प्यार में इतना पागल हो गया होता है कि कमला जो भी बोलती है वो उसे सच मानकर पैसे दे देता है। एक दिन रमेश कमला से बोलता है, कमला, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। कमला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमला ये सुनते ही मुस्कुरा जाती है। अरे पोपट कहीं के, यही तो मैं चाह रही थी कि तुम शादी के लिए कब पूछोगे और मैं तुम्हारी तिजोरी कब साफ करूंगी। रमेश उसकी चुप्पी को हाँ समझ लेता है। अगले ही हफ्ते रमेश और कमला शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला की तरफ से शादी में उसके घर से कोई नहीं आता। रमेश का इन सभी बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। शादी वाली रात अपनी सुहाग रात पर कमला रमेश को दूध में बेहोशी की गोली डालकर बेहोश कर देती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। तभी रमेश बेहोश हो जाता है और कमला घर के लॉकर को खोलकर सारे गहने और पैसे लपेटकर दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। रमेश कमला का 5वां शिकार होता है। इससे पहले भी कमला अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को शादी का झांसा देकर लूट चुकी होती है और पैसे हाथ आते ही शहर छोड़कर भाग जाती है। अब कमला पुणे पहुंचती है और वहां राज नाम के व्यक्ति से मिलती है। राज भी एक प्ले बॉय होता है। इस बार टक्कर बराबरी की होती है। कमला इस बात से अनजान थी। वे दोनों डेट पर जाते हैं। कमला, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिता सकती हो? मुझे तुम्हें जानना है। मगर शादी से पहले रात कैसे बिता सकती हूँ मैं? क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा और फिर मेरे इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की तुम मालकिन होंगी डार्लिंग। कमला पैसों के लालच में पागल हो जाती है और राज की बात मान लेती है। उस एक रात में कमला की जिंदगी बदल जाती है। कमला को राज से सच्चा प्यार हो जाता है, मगर राज तो कमला को यूज कर रहा होता है। सुबह होते ही राज कमला को कमरे में अकेला छोड़कर भाग जाता है। कमला राज को हर जगह ढूंढने लगती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। राज एक फर्जी लड़का होता है जो कमला को बेवकूफ बना जाता है। मैंने इतने सारे लड़कों को लूटा, उनका दिल तोड़ा, मगर किसी से भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके जाने से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं मुझे राज से सच में प्यार तो नहीं हो गया? उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए यही सजा थी। कमला अगले ही दिन दिल्ली रमेश के घर पहुंचती है और उसकी हालत देखकर उससे माफी मांगती है। रमेश कमला को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। कमला, तुम आ गई। कमला, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? कमला कमला अपने बारे में सारी बातें बता देती है। जब मेरी शादी की उम्र हो गई थी, पर कोई भी मुझसे बगैर दहेज की शादी नहीं कर रहा था। मेरे पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, उन्होंने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तब से मैंने सोचा अब मैं इस दुनिया को उसी के अंदाज में सबक सिखाऊंगी। पर रमेश, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो रमेश। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। कमला अपनी गलती से सबक सीख लेती है और रमेश की पत्नी बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगती है। शेखर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा अपनी माँ के आगे पीछे घूमा करता था। ये सब देखकर रमा अंदर ही अंदर जला करती थी और गुस्सा भी होती थी। ना जाने मेरे पति पर क्या जादू कर दिया है, मेरी तो एक भी नहीं सुनता। यही कारण से सास बहू में अक्सर खिटपिट होती रहती थी। ए जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आप इस बुढ़िया के पल्लू को ना जाने कब छोड़ेंगे। बुढ़िया ने ना जाने आप पर क्या जादू कर रखा है। सुनो, मुझे कल मायके जाना है, आप चल रहे हो? अरे रमा, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? अरे माँ बूढ़ी हो चुकी है, माँ को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? मैं तो जानती थी कि तुम नहीं चलोगे। ये बुढ़िया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो एक दिन अपना ख्याल नहीं रख सकती। फिर रमा अपना पल्लू झाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है
इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और रमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था मुन्ना। एक दिन की बात है। चुप हो जा मनूस कहीं का। जब से पैदा हुआ है तब से रोता ही रहता है। चुप हो जा नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। ये सब देख रमा की सास बोलती है, अरे बहू, भला बच्चे को कोई मारता है क्या? बुढ़िया, मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे को कैसे पालना है। मैं इसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे राय नहीं दे तो ही अच्छा होगा तेरे लिए। रमा की ऐसी जली बुरी बातें सुनकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। एक दिन की बात है, मुन्ना रो रहा होता है। ये सब देख लक्ष्मी रमा को आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, मुन्ना बहुत देर से रो रहा है। लगता है मुन्ने को भूख लगी है। इसे अभी तो दूध पिलाया था मैंने, इसे इतनी जल्दी भूख लग गई। फिर से पिला दो, लगता है भूख ज्यादा ही लगी हुई है। इसका तो सारा दिन का काम ही रोना है, जब देखो रोता रहता है। इसको दूध पिलाने के चक्कर में मेरा फिगर खराब हो गया है। आप तो दिन भर घर में ही बगैर काम के पड़ी रहती हो। आप ही डिब्बे वाले दूध से पिला दिया करो। अभी मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं पिला रही। ये कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी को बहुत आश्चर्य होता है। मुन्ना मुन्ना, मेरे पोते को भूख लगी है, अभी तुम्हारी दादी तुम्हें दूध पिलाएगी। और लक्ष्मी पोते को दूध पिलाती है और मुन्ना चुप होकर सो जाता है। मुन्ना जब रमा की गोद में रहता था तो रोता ही रहता था और जैसे ही वो दादी की गोद में जाता तो चुप हो जाया करता था। एक दिन मुन्ना दादी की गोद में आराम से सो रहा होता है। ये देख रमा को बहुत गुस्सा आता है। ना जाने इस डायन ने मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया है। ये तो मेरे पास रहता ही नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल ये भी अपने बाप की तरह इस डायन के ही आगे पीछे घूमेगा। ये सोच रमा लक्ष्मी के पास जाती है और मुन्ने को उसकी गोद से छीन लेती है और गुस्से में उसे जोर जोर से मारने लगती है। चुप हो जा मनूस कहीं का, चुप हो जा। अरे बहू, तुम उसे मार क्यों रही हो? ये मेरा पोता है, लाओ मुझे दे दो। बुढ़िया, तुम अपनी लिमिट पे रहो, समझी? मेरा बच्चा है, इसे मारूं या प्यार करूं? आप बीच में बोलने वाली होती कौन हो? आप मेरे बेटे पर अपना हक जमाना बंद कर दीजिए, समझी? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ शेखर आ जाता है और माँ से पूछता है, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, रमा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? शेखर की आवाज सुनकर रमा वहाँ आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओहो, तो देखो कितनी भोली बन रही है। अब हम दोनों पति पत्नी के बीच आग लगाना चाहती हो। क्या बकवास कर रही हो तुम रमा? माँ ने तो अभी कुछ बोला भी नहीं है। शेखर को गुस्से में देखकर रमा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर एक दिन रमा छत पर मुन्ने को टहला रही होती है। तभी रमा की सहेली का फोन आ जाता है। रमा बहुत खुश हो जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। बात करने में इतना गुम हो जाती है कि उसे ये भी नहीं दिखाई देता कि मुन्ना छत के किनारे तक पहुंच गया है। तभी लक्ष्मी मुन्ने को देखकर चिल्ला पड़ती है, मुन्ना, मेरा पोता। लक्ष्मी ये सब देख रमा के हाथों से मुन्ने को ले लेती है। तुम कैसी माँ हो? तुमसे बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा जाता। अभी कुछ हो जाता तो मैं ये सब शेखर को बताऊंगी। रमा ये सब सुन गुस्से में लक्ष्मी को छत से धक्का दे देती है। लक्ष्मी के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। रोज रोज की खिटपिट से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा हुआ जो मर गई। एक रात मुन्ना अपने पालने में सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रो रहा होता है, पर रमा की नींद नहीं खुलती। फिर वहाँ लक्ष्मी चुड़ैल के रूप में आती है और मुन्ने को उठा लेती है। मुन्ना दादी की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। वो अपने पोते को खूब खिलाती है और उसके बाद मुन्ने को सुला देती है। देखो तो कैसे सो रही है,
इसे कोई ख्याल नहीं है। इसे पता भी नहीं है कि बच्चा रो रहा है। मैं अभी इसे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रमा के पैर पकड़कर बेड से नीचे गिरा देती है और फिर गायब हो जाती है। मर गई रे! मैं कैसे गिर गई? मेरी कमर! ओ भैया! उसी दिन फिर कुछ देर बाद मुन्ना पालने में सोया होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। अरे रमा, उठो, देखो मुन्ना रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। मुझे सोने दो, अभी मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं पिला रही। तभी चुड़ैल दादी वहाँ आ जाती है और रमा को खींचते हुए बेड से नीचे गिरा देती है। कौन है यहाँ? मर गई रे! मैं कैसे गिर गई? मेरी कमर! ओ भैया! कौन है यहाँ जिसने मुझे फिर से नीचे गिरा दिया? अब तो मेरी नींद भी उड़ गई है। चलो इसे दूध पिला देती हूँ। इस तरह ही तू मानेगी। जब भी सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। एक दिन रमा पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर मुन्ने को अपनी गोद में लेती है। तभी मुन्ना माधुरी की गोद में सूसू कर देता है। रमा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुन्ने को पलंग पर फेंक देती है, जिसके बाद मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है। ना तो तुम अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हो और ना ही घर का। अरे तुम्हें तो सिर्फ मतलब है अपने फैशन से। अभी मुन्ना को कुछ हो जाता तो? मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे भी मुझे कोई शौक नहीं है बच्चे पालने का। तुम्हें ही संतान चाहिए थी, तुम ही पालो। शेखर शांत हो जाता है, फिर बोलता है, जाओ मुन्ना को देखो कितना रो रहा है। अरे रोने दो, ये अभी चुप हो जाएगा। मुझे अभी अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, कहीं पार्टी में जाने में देर ना हो जाए। मुन्ने का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल दादी आती है और रमा को जोरदार थप्पड़ मारती है। चुड़ैल, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पहचाना नहीं? मैं मुन्ने की दादी हूँ। माँ जी, आप चुड़ैल कैसे बन गई? शेखर ये सब देख माँ से पूछता है। माँ, ये सब कैसे हो गया? मैं पोते के प्यार में मरकर भी नहीं मर पाई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो तूने ही मुझे छत से धक्का देकर मारा था। बच्चे का ख्याल नहीं रखती है। मैं तो सिर्फ अपने पोते को प्यार कर रही थी, फिर भी तुझसे देखा नहीं गया और तूने मुझे मार दिया। रमा, तुमने ये क्या किया? खबरदार, जो तुमने आज के बाद मुझे अपना मुंह दिखाया। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं बेटा, इस मासूम से मेरे पोते का कौन ख्याल रखेगा? अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं इसे कब का मार देती। तुम भी तो इसे माफ कर दो बेटा। रमा लक्ष्मी से माफी मांगती है और वादा करती है कि वे मुन्ने का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। रमा की ये बातें सुनकर लक्ष्मी को तसल्ली होती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।